बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुश आमदेद कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बड़ा फैसला आ गया। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की रूलिंग को कलअदम करार दे दिया है और परवेज़ इलाही इस वक्त सुबह पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। अभी से कुछ देर के अंदर तकरीबन हलफ बर्दारी भी होगी और इस फैसले के हवाले से क्या चीज़ें सामने आएंगी या क्या नया बयानिया आएगा, मौजूदा जो इत्तेहाद है या फिर नून लीग है वो क्या बयानिया लेकर अब आवाम के सामने आएगी, क्या मुहिम चलाएगी, इसके ऊपर हारून साहब से हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से जो पाकिस्तान का 8 रुकनी वफ़द अफगानिस्तान पहुंचा है, क्या पेशरफ्त इसमें मुतवक्के है, ये भी हम हारून साहब से जानेंगे। हारून साहब, फैसला तो सराहना था, ताख़ीर क्यों हुई? 2 मरतबा ताख़ीर हुई, फिर तीसरी मरतबा में फैसला क्यों आया? एक बहुत अहम तारीख़ी फ़ैसला था ना, यह अहम फ़ैसला नहीं है, ये एक तारीख साज फैसला है। देखिए ना, इस चौधरी परवेज़ इलाही के चीफ मिनिस्टर बन जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सियासत यकसर बदल गई। पंजाब जो गढ़ था नून लीग का, लाहौर जो उनका किला कहा जाता था, सही कहा जाता था, लाहौर में जैसी मकबूलियत और इतनी तवील अरसे तक जैसी उनकी रही है, यानी भुट्टो साहब का भी बहुत पॉपुलैरिटी थी और पंजाब ही की वजह से उनकी हुकूमत बनी थी। सिंध में तो उनकी मेजॉरिटी नहीं थी, 60 में से 28 सीटें थी, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने बनानी थी सिंध में हुकूमत। लेकिन ये तवील तरीन अरसा है, 35-40 बरस तक उनकी डोमिनेशन रही है यहाँ पे। 85 से तो आन बढ़ रही है इसी ख़ानदान की, तो 37 साल तक। अब ये बिल्कुल ख़त्म हो गया यहाँ पॉपुलैरिटी उनकी। जिस दिन वस्ती पंजाब नून लीग के हाथ से निकल गया, शुमाली और जनूबी पंजाब में तो पहले ही इमरान खान की अक्सरियत थी। ये अपने मुगालते में रहे कि जो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से, अबे वोट तो उसने लिए ना, इस्टेब्लिशमेंट ने तो आपको भी सपोर्ट किया कई मौके पे। कि वोट तो नहीं दिलवा सकते इस्टेब्लिशमेंट ना, वो तो 2-4% की मैनेजमेंट हो सकती है, कोई इलेक्टेबल आ सकते हैं। तो उस दिन ये बात वाज़ेह हो गई थी। अब आप जो लोग सियासत के बुनियादी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं ना, बड़े बड़े लोग कर देते हैं, मीडिया जिसका काम ही पब्लिक सेंटिमेंट को पढ़ना और समझना है, उसमें लोग वलंडर करते हैं, तारीख़ की गलत साइड पे जाकर खड़े हो जाते हैं। अभी आप देखेंगे बड़ी शिकस्त होगी मीडिया में भी। जब वस्ती पंजाब उनके हाथ से निकल गया, क्यों निकल गया? नौजवानों की वजह से निकल गया। ये बार बार मैंने पॉइंट आउट किया और लोगों ने भी किया। जाहिर है कि भाई नौजवान जिसके साथ चले, 65% तो नौजवान है। एक नौजवान एक बूढ़े आदमी के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा वक्त दे सकता है, कोई शुबा नहीं है। बच्चों का तो कोई रोल नहीं होता। अच्छा, फिर खातीन में जो पार्टी पॉपुलर होती है वो ज़्यादा वो अपना गलबा उसी का होता है, ये फितरी बात है। खातीन में मेजॉरिटी हो गई, कभी इस तरह खातीन नहीं निकले थी, वो सियासी ख़ानदान निकले। ये तो 2013 में वाज़ेह होना शुरू हो गया था कि मुस्तक़बिल का लीडर वो है। अच्छा, फिर कारोबारी तबकात उसके साथ चले गए, फिर आखिर में वकला चले गए। दुरुस्त, ठीक है ना? यानी वकला में तो 30-35 साल नून लीग ने काम किया था और उनको इतना मोबिलाइज किया कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। बार एसोसिएशनों को इतने पैसे मिले, जर्नल मीडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट की नून लीग ने कि अगेन इसकी कोई तारीख में मिसाल नहीं है। लेकिन कौन आने वाले को रोक सकता है? जब दिल बदल जाते हैं लोगों के दिल, वही देखिए ना, मैं बार बार तो लोगों के दिल दश्त में पड़े हुए पर की मानिंद हैं जिन्हें हवा उल्टाती पलटाती। अब खल्क़ खुदाई जिधर चली जाएगी, सियासत आप सारा जोड़ तोड़ किस चीज़ पे करेंगे? अगर लोग आपसे आपको शक्ल देखने के रवादार नहीं, आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, आपके बारे में राय उनकी ख़राब हो चुकी है, फिर आपकी परफॉर्मेंस क्या? इसमें सबसे ज़्यादा मदद तो इमरान खान की मेरे ख्याल अमेरिका ने की। यानी जरदारी साहब भाई का, बस जरदारी साहब पे भारी। मुझे तो ये हमेशा ताज्जुब होता था कि जिस आदमी का तासुर ही ख़राब हो, एक चालाक आदमी का तासुर हो, और उसको दे दिया सारी यानी हिकमत अमली बनाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी, तो उससे तो भाई राय आमा में रिएक्शन होगा ना। अब उन्होंने पूरा प्लान बना लिया था जरदारी साहब ने, जीत जाएंगे ऐसे, आखिर में उन्होंने तो एक ऐसी हरकत की, यानी भाई आखिरी वक्त में खाता है जो जेब से निकाला जाता है। खाते इस तरह होते हैं, सियासत के फैसले इस तरह होते हैं। उनकी सकी बहन चौधरी शुजात के तो आज मौजूद थी वहाँ। या आप इंकशाफ कर रहे हैं, किसी को नहीं इस बात का इल्म? नहीं, वो सकी बहन उनके, और मतलब ये है कि वो बहन भी ऐसी
कि मैं अगर ज़्यादा उनके करूँगा तो लोग मुमकिन है ये समझे कि मैं मुबालगा कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ उनको 40 बरस से, मतलब जो मेरा तो 40-42 बरस से इस ख़ानदान से मिलना जुलना है, तो मैं उस वक्त से जानता हूँ कि वो मजबूत खातून है, वो किसी कहने पे फैसला नहीं करने वाली, और सारी दुनिया उनकी सताइश करती है। ख़ानदान को इतना वेलफेयर के काम पे उन्होंने लगा दिया कि उसकी तफसीलात बयान कीजिए तो लोग चौंक उठे। सही है, मैंने अभी फैसले पे मज़ीद बात करनी, मगर आपने अमरीका और आसिफ अली ज़रदारी साहब का हवाला एक साथ दे दिया है, फिर पूछ रही हूँ कल की तरह आसिफ अली ज़रदारी क्यों गए हैं? नहीं, आसिफ अली ज़रदारी तो 2 इत्तलात थे। एक तो ये थे कि वहाँ आसानी से अमरीकियों से मुज़ाकरात कर सकते हैं उनसे बात करने के लिए, और कुछ लोग कह रहे थे कि वो एसेट्स का सौदा करने के लिए गए हैं। एसेट्स में तो वो तनहा फैसला नहीं कर सकते, हुकूमत किसकी है? शरीफ ख़ानदान जो है वो इस तरह के कामों में किसी को दखल देने, ज़्यादा दखल देने की इजाज़त तो नहीं दे सकता, लेकिन दोनों बातें सही हो सकती हैं। पैसे बनाने का उनको शौक़ है, अमरीकियों से भी बातचीत की होगी। अगर ये दोनों बातें सही हैं तो इसकी तफसीलात कुछ दिन में सामने आ जाएंगी। अभी इस पर हतमी राय नहीं देनी चाहिए, लेकिन अमरीकी क्या करेंगे? अमरीकियों ने तो कल बता दिया, हाँ उन्होंने तो कह दिया, उन्होंने कहा हम हर हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। वो ईरानी इनकलाब के बाद से वो बड़े कॉन्शियस हैं कि अवामी तहरीकों की मज़ाहमत न की जाए। और इमरान हाँ क्या तकलीफ देंगे जी अमरीका को? वो भाई अड्डे बड्डे तो वैसे ही नहीं दे सकते, वो तो एक वैसे ही बचकाना बात थी। और इन्होंने हासिल क्या किया था? इन्होंने IMF से पैसे तक तो ले नहीं सके। देखे ना, जब आदमी, एक कमज़ोर आदमी कुश्ती तो नहीं लड़ सकता ना, एक आदमी बॉक्सिंग तो नहीं कर सकता, एक आदमी जिसकी सेहत ख़राब हो वो दौड़ के मुकाबले में शरीक तो नहीं हो सकता। बातें करने में और कम आप इसकी रेपुटेशन आपकी ये है कि IMF आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं। ये कहते रहे कि जी हमें इस तरह की बातें करते रहे, कोई यानी फीलर छोड़ते रहे, $35 बिलियन चीन से मिल जाएंगे, और जनाब आप अमेरिकी कैंप में चले गए और चीन आपको $35 बिलियन देगा, और रूस से मिल जाएंगे, और अमारात से मिल जाएंगे, नहीं रूस अमारात से मिल जाएंगे, सऊदी अरब से मिल जाएंगे। भैया आपकी रेपुटेशन नहीं है, आपको कोई इतना पैसे। सही है, ठीक है, मैं इसके ऊपर आती हूँ, मगर अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आ रहा हूँ। सब आपने कहा कि अच्छा, वो आपने पूछा था, वो सवाल रह गया कि भाई इतनी ताख़ीर क्यों हुई? लोग उस प्रोसीजर को समझना चाहिए जिसके साथ फैसले होते हैं। अब हमने एक प्रोग्राम करना है, इस प्रोग्राम की कोई ऐसी अहमियत नहीं है कि जिसकी वजह से मुल्क का कारोबार हुकूमत पर कोई असर पड़ता हो, चीज़ों की कीमतें तय होती हैं। इसके लिए कितने घंटे हम तैयारी करते हैं, फिर तब्दीलियाँ करते रहते हैं आखिरी वक्त। नहीं, वो मैं बताता हूँ ना आपको, प्रोसीजर समझ लें तो बात समझ में आ जाएगी। मैं चूँकि उससे वाकिफ़ हूँ थोड़ा सा, और मैंने मालूम भी किया, राब्ता भी किया वहाँ सुप्रीम कोर्ट में कोई दोस्तों से पुराने जिनसे ताल्लुक़ है कि भाई क्या बात है ताख़ीर हो रही। उन्होंने कहा सुबह 8 बजे से जाए हुए हैं, थके हुए हैं। सुबह 8 बजे आए थे ना जी, तो जो जिस वक्त फैसला हो रहा था तो 12 घंटे जो उन्होंने फैसला लिखना था तो 10-11 घंटे तो गुजर चुके थे। फिर तफसीली फैसले, फिर आज 8 बजे नहीं आए, बहुत दिन से सुबह सवेरे आ रहे हैं। ये तो एक मसला था, इसके लिए तो कई दिन से आ रहे हैं, उससे पहले भी आ रहे थे। थक जाते हैं लोग। फिर इन जज हजरात में से बाज़ को मैं जानता हूँ वर्जिश वगैरह के बहुत आदी नहीं है, ज़्यादातर शहरों के लोग हैं और टफ़ नहीं हैं उतने। और देखें इतना नाजुक मसला, फिर लिखवाया जाता है फैसला, लिखने के बाद उसको दोबारा पढ़ा जाता है, फिर उसमें मुतल्लिका जो मसाइल पैदा हो सकते हैं उनका जायज़ा लिया जाता है। ये कोई आम फैसला तो नहीं है ना, इतना तवील फैसला, हालांकि ये तफसीली फैसला नहीं है, अभी शॉर्ट ऑर्डर है। शॉर्ट ऑर्डर तो 11 सफ़े पर फैला हुआ है और एक एक चीज़ से बहस की जाएगी। अभी वो मुमकिन है नजरसानी की दरख्वास्त करें जी। अगर ये उसके लिए माहौल उन्होंने ऐसा कर लिया है कि सारी सुप्रीम कोर्ट को तो उन्होंने मुल्ज़म बना दिया है PDM ने और अपना पीपल्स पार्टी ने, तो इस सूरत हाल में क्या वो अपील करेंगे? जब अदालतों पे एक तरफ आप अदम एतमाद कर रहे हैं, दूसरा आप उनसे अपील कर रहे हैं। वैसे आपने ये क्या याद करा दिया, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी अभी एक रिसेंट ट्वीट किया, उन्होंने कहा पाकिस्तान का तमाशा बना दिया गया, तीनों जज साहिबान को सलाम। वो तो देखिए ना, अभी कल तक तो वो अदालतों की तहसीन कर रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे। अदालतों ने उनके रास्ते में कौन सी रुकावट पैदा की? रुकावट तो उन्होंने खुद पैदा की। अगर दोस्त मजारी से ये फैसला न कराया जाता, बल्कि उससे पहले उन्हें सूरत हाल को समझ लेना चाहिए था, उन्हें अलग हो जाना चाहिए था। हुकूमत होती है इतनी कशीदगी की फ़िज़ा में अक्सरियत की तायद से, बल्कि अक्सरियत की तायद के अलावा भी कुछ चीज़ें दरकार होती हैं। आपकी कानूनी पोजीशन ठीक होनी चाहिए, नौजवान आपके साथ हों, फाल तबकात आपकी सपोर्ट के लिए खड़े होने के लिए, कौन इनकी हमायत के लिए खड़ा होगा? कोई भी नहीं खड़ा होगा। सही, ठीक है। आपने ये कहा कि तारीख़ी फ़ैसला है, अहम नहीं तारीख़ी है,
तारीख में कभी इतना सख्त फैसला आया और फौरी अमल जिसके ऊपर कहा जाए कि कर दिया जाए, और अभी नहीं, इसकी नहीं कोई मिसाल नहीं होगी और इस पर एतराज़ भी किया जा सकता है और कानूनी एतबार से मुमकिन है उसमें कुछ वजन भी हो। अच्छा, लेकिन सवाल यह है कि एक मुल्क जो अदम इस्तेहकाम का शिकार है, जिसमें श्रीलंका जैसे हालात पैदा होने का अंदेशा है और इकनॉमिक मेल्टडाउन है, तो वहाँ अदालत इसकी मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। अदालत नहीं, अगर जज आज ये फैसला न करता कि फौरी तौर पे वो हल्फ लें और फौरी तौर पे वो अपना जो चीफ मिनिस्टर साहब दफ्तर खाली कर दें और वज़रा खाली कर दें, तो अदम इस्तेहकाम रहता। असल मसला है इकनॉमिक मेल्टडाउन। हर रोज़ रुपए की कीमत 1% कम हो जाती है, कोई मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। देखिए तुर्की तो झेल गया इसलिए अफरात ज़र को कि उनकी इकानमी मजबूत है, उनके पास एसेट्स थे, उनको भीख नहीं मांगनी पड़ी। तो हमारी तो हालत ये है कि हमें अब भी अगर कमर्शियल लोन लें, कहीं से लें, ये एसेट्स बेचना तो मुश्किल होगा इस तरह से। उस पर आते हैं तो बात करते, मौजू आता है तो बात करते हैं। तो ये अदम इस्तेहकाम का बहुत ख़तरा था। अब फौरी तौर पे इस्तेहकाम पैदा होना शुरू हो गया है और मेरा ये ख्याल है इसकी कुछ उम्मीद ज़रूर की जा सकती है कि डॉलर के प्राइस कुछ स्टेबल हो अगर कुछ और ज़रूरी इक़दाम। ठीक है, लेकिन मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं साहब कि ये जो फैसला आला अदलिया ने दिया है ये मुल्क में मज़ीद इंतशार पैदा करेगा। नहीं, ये इंतशार अगर होगा तो वक्ती होगा, ज़्यादा दिन नहीं होगा। मैं नहीं समझ उनकी कैपेसिटी, जब उनको वज़ारत उज़्मा से निकाला गया था नवाज शरीफ साहब को, तो उनकी पॉपुलैरिटी इससे बहुत ज़्यादा थी। ठीक, अब उसके मुकाबले में कम हो चुकी है। अब तो इमरान खान, मैंने आपसे बहुत पहले कहना शुरू किया कि 46-48% वोटों तक वो जा चुका है शायद, और इतने दबाव में उसने 46% वोट ले लिए, जो दरअसल वो इसका मतलब यह कि 50-52% ले सकता है। तो उस वक्त तहरीक नहीं चला सके तो अब किस चीज़ पर तहरीक चलाएंगे? और लोग बिल्कुल नहीं चाहते कोई इंतशार और अफरा तफरी हो। लोग इमरान खान से भी ये चाहेंगे कि स्टेबल करने के इक़दाम करें और कोई हंगामे मुजाहरे वगैरह न करें और आइंदा की तैयारी करें और उन्हें बताएं कि ये मुश्किलात के चंद हफ्ते हैं, इसके बाद मईशत मुस्तहकम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता हारून साहब कि अगर बाइकआउट ना किया जाता वकला की तरफ से समात का, कार्रवाई का, तो शायद मुकदमा कुछ मुख्तलिफ अंदाज में होता या शायद कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ होती? नहीं, वो गुजारिश ये है कि वो जो मुतलका शिक है 63A उसका पैरा B जी, वो इतनी वाज़ेह है। मतलब मैंने पूछा जो उनसे जहाँ फैसला लिखा जा रहा था जी, जो लोग अपना मुतल्लका लोग हैं, जजों के अलावा, ज़ाहिर जज हजरात तो नहीं बात करते। मैंने पूछा कई लोगों से जो लोग अदालतों में जाते हैं, कवरेज करते हैं, जो लोग इस प्रोसेस को हमसे ज़्यादा समझते हैं, तो उन्होंने कहा कोई चीज़ उनके हक़ में कोई दलील निकली ही नहीं। ठीक, अगर उनके हक़ में कोई चीज़ होती तो उनके वकला बाइकाट का मशवरा कबूल न करते, या कम अज़ कम वो ये कहते कि पहले तो वकला का इंतखाब ही दुरुस्त नहीं किया। आपको पता है कि ये इरफान कादर को तो इसलिए कि उन्होंने अपना फौरी तौर पे अदालतों की मजम्मत शुरू कर दी थी और उनकी हमायत शुरू कर दी थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, और वो न्याज नायक वगैरह जो हैं ये मुफ्त के वकील हैं। असल में ये वकला को फीस तक नहीं देते। आपको ताज्जुब होगा इस बात पर। उन्हें को देते हैं उहदे का लालच कि आप जब आएंगे आपको सेनेटर बना देंगे। तो भाई ये जो कानूनी जंग है वो इस तरह नहीं लड़ी जाती। आप सियासी बुनियादों पर कर रहे थे, पहले दिन से आपने मजम्मत शुरू कर दी, दबाव डालना शुरू कर दिया। ब्रेक से वापस आकर हम सब कंटिन्यू करते हैं, छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। इस वक्त प्रोग्राम मुकाबिल में हमें हमारे मौजूद मेहमानों ने भी इस वक्त ज्वाइन किया है और सीनियर एंकर पर्सन है, तजियाकार हैं सादिया अफजाल साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सादिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सीनियर तजियाकार हैं इरशाद आरिफ साहब, सर आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। और सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार डॉक्टर उम्मीद पीरज़ादा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब आपके भी कीमती वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। हारून साहब हमारे साथ मौजूद है। हारून साहब मेरे ख्याल में कंटिन्यू करते हैं इनके साथ। नहीं पूछे ना आप सवाल मोहित पीरज़ादा साहब, क्या आप समझते इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी? मुझसे पूछ रहे सर? जी आपसे पूछ। मैं इस वक्त डी चौक में खड़ा हुआ हूँ एक बहुत बड़े क्राउड के साथ, जो बिल्कुल बारिश के कतरों की तरह यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। ट्रैफिक जो है वो रुक गई है, लोग यहाँ बड़ी खुशियां मना रहे हैं, भगड़े डाल रहे हैं। और अगर आप इसका सियासी नतीजे के तौर पर समझते हैं, मैं समझता हूँ पहला आप फर्क ये देखेंगे कि कल सुबह से डॉलर जो है रुपए के मुकाबले में गिरना शुरू करेगा, बिकॉज मार्केट ये महसूस करेगी कि पाकिस्तान की सियासत और मईशत जो है वो एक डायरेक्शन की तरफ जा रही है।
दूसरा इफेक्ट ये होगा कि मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब फैसला करेंगे कि हमें एक इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और परवेज इलाही साहब की आज रात को चीफ मिनिस्टर बनने का फायदा ये होगा कि परवेज इलाही साहब एक ऐसे जहांगीर सियासतदान है जिनकी पाकिस्तान के तमाम सियासी खानदानों के साथ और धड़ों के साथ भी एक ताल्लुक है रिस्पेक्ट का। उनका कोई इमरान खान की तरह का झगड़ा नहीं है बाकी सियासी जमातों के साथ, और उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी रवाबित हैं। तो वो एक डायरेक्शन की तरफ ले जा सकेंगे इमरान खान को भी और PMLN को भी और PPP को भी, ताकि इस मुल्क में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में नवंबर के शुरू में इंतखाबात हो सके। ठीक है। अच्छा, आपका ख्याल है कि नून लीग से भी कोई बातचीत उनकी हो सकती है चौधरी परवेज इलाही की तवज्जुह से? जी बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती है। देखें, वो तो ये तो ऐसा हुआ है कि कुछ एक तरफ से मरियम नवाज और PMLN की वजह से, कुछ इमरान खान के अंदाजे तकल्लुम की वजह से इन लोगों के ताल्लुकात इस किस्म के हो गए हैं। लेकिन परवेज इलाही का तो वो मामला नहीं है। परवेज इलाही जो है वो एक कैटलिस्ट का रोल प्ले कर सकते हैं इस पॉलिटिक्स में। तो बस चौधरी साहब का रोल बहुत बढ़ गया, अगरचे उनका ही बढ़ गया, चौधरी शुजात का तो रोल तो खत्म ही हो गया, तकरीबन न होने के बराबर रह गया। अब ये देखना पड़ेगा ये तो कि आगे इन लोगों की पैचअप कैसे होती होगी। चौधरी शुजात साहब ने जो कुछ किया वो बड़ा हैरानकुन है, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन हमारी समझ में नहीं आ सकी ठीक तरह से। बिकॉज एक खानदान, 50 साल का ताल्लुक, भाई होना, आपस में घरों में इकट्ठे रहना, सारी सियासत इकट्ठे होना, कभी डिफरेंस ना होना, उनके दरमियान ये कैसे हुआ है ये नहीं समझ आ रहा। सही, ठीक है। अच्छा इरशाद आरफ साहब, ये बताएं आपके ख्याल में अगर एहतजाजी तहरीक लॉन्च करते हैं, और एहतजाजी तहरीक तो अदलिया के खिलाफ होगी जाहिर है, और किसी के खिलाफ फैसला करेंगे, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो ये कब तक सस्टेन कर सकेगी कि पिछली तरह जैसे पिछले नवाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा से फारिग किया गया था? एहतजाजी तहरीक कौन लॉन्च करेगा आपका ख्याल है? इरशाद आरफ साहब से, डॉक्टर साहब जरा इरशाद आरफ साहब को ले लें, गुफ्तगू में शामिल कर लें। देखिए, बात ये है कि जी हारून साहब, बात ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जब वो इक़्तिदार से महरूम हुए थे वो इतना गैर मकबूल नहीं थे। उन्होंने इलेक्शन जीता हुआ था, उनकी हुकूमत थी मरकज में भी और सूबे में भी, लेकिन जो तहरीक उन्होंने लॉन्च की 5 जजेस के खिलाफ और वोट को इज्जत दो का नारा बुलंद किया, उसकी कुछ पजीराई नहीं हुई और उसके नतीजे में वो 18 का इलेक्शन हार गए। तो अब तो सूरत हाल ये है कि सारी महंगाई का जिम्मेदार भी मौजूदा हुक्मरानों को करार दिया जा रहा है। मिसमैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस जो मुल्क में नजर आ रही है उसकी जिम्मेदारी भी इन पर होती है। और दूसरा ये है कि जो इन्होंने कंप्रोमाइज किए अपने नारों पर, अपने मंशूर पर, अपने एजेंडे पर, उससे तो उनका अपना वर्कर जो है वो इंतहाई मायूस है। आप मुस्लिम लीग के किसी मुखलिस वर्कर से बात करें निजी महफिलों में, वो बताते हैं कि हमारा तो इन्होंने मुंह काला करा दिया है, हमें लगाया रखा 3.5 साल तक वोट को इज्जत दो, और हमें लगाया रखा एंटी एस्टेब्लिशमेंट नारों पर, और खुद हमें बताए बगैर डील कर ली और ऐसे लूले लंगड़े इक़्तिदार के लिए डील कर ली। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे तो ये एक नाकाम कोशिश होगी। उन्हें कोई नया नारा, नया बयानिया तलाश करना चाहिए और सबसे पहले पार्टी की तंजीमें नौ करनी चाहिए, पार्टी को नए नारों पर उस्तवार करना चाहिए, जो नौजवानों को मुतासर कर सकते हूँ, नौजवानों को मुतवज्जे कर सकते हूँ। ये असल में 1990 की सियासत कर रहे हैं जिसमें उनका साफ टारगेट थी पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी के में भी जरदारी साहब थे जो पहले से बदनाम थे, जिनको इन्होंने पहले बदनाम किया और उसके बाद उन पर हमलावर हुए। अब मुकाबले में अच्छा सवालात और भी हैं, बड़े अहम हैं, लेकिन ये एक बड़ा तज्जुब खेज पहलू है जिसपे मुझे तो कोई समझ नहीं आ सकी कि जरदारी साहब जिनकी 88 से शोहरत बहुत ख़राब थी, मिस्टर 10% उन्हें कहा जाता था, अब तो 35% कहा जाता है, तो वो इनका इंतखाब जिन भी फोर्सेस ने किया, बैनुल अक़वामी ताकतों ने कहा जाता किया या PDM ने किया, और अपना तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने उस पर इत्तफाक भी कर लिया। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान लीडर थे और वो ज़्यादा जोड़ तोड़ की सलाहियत भी रखते हैं, मुज़ाकरात भी बेहतर वो करते हैं। इस पर आपको तज्जुब नहीं हुआ? सर, गुजारिश ये है कि लालच और खौफ दो चीजें थी जो वजह और बिनाए इत्तेहाद थी। मुकदमात का खौफ था, इक़्तिदार की लालच थी। जरदारी साहब जिनके भी फ्रंटमैन थे, उन्होंने
शहबाज शरीफ साहब ताला दिया, नवाज शरीफ साहब को डराया, मुस्तकबिल की एक ऐसी नक्शा कशी की जिसमें लगता था कि अगले 15 साल तक मुस्लिम लीग नून के लीडर जो हैं वो जेलों में गुजारेंगे और इमरान खान राज करेगा। तो उस खौफ से और उस लालच के तहत ये सारा इत्तेहाद हुआ और इत्तेहाद आगे बढ़ा और उसने अपने लिए सियासी कबर खो दी। अब जो कोशिश ये कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा तजाद उसमें ये है कि ये कोई पुरानी बात नहीं है, 3.5 साल 4 साल पहले की बात नहीं है। फरवरी में ये कुछ नारे लगा रहे थे, मार्च में दूसरे नारे लगना शुरू हुए और अब उन पर महंगाई का मलबा भी पड़ गया है। तो मेरा ख्याल है जरदारी साहब का इंतखाब इनकी मजबूरी थी और जरदारी साहब की मजबूरी इनको इकट्ठा करना था। दोनों की मजबूरियां, दोनों का खौफ, दोनों की लालच जो है वो इस हुकूमत के क़याम का बायस बनी और उसके नतीजे अब इनको भुगतने होंगे। सही, ठीक है। अभी जरा सादिया साहिबा की तरफ चलते हैं। सादिया साहिबा, अता तारक साहब को मैं सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि ये वो केस या वो मुकदमा है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वकील की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर मरियम साहबा जो हैं वो ट्वीट करती हैं कि इंसाफ का कत्ल हो गया, हालांकि जिसने ज़्यादा वोट लिए 186 परवेज़ इलाही साहब, उनको मुंतखब कर दिया गया, अदालत की तरफ से शॉर्ट ऑर्डर आ गया। आपको लगता है कि अदलिया को मुतनाज़ बनाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं या अदालत में तकसीम पैदा कर दी जाएगी? देखिए सरबत, मुझे बताएं कि अदलिया को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश इनकी तरफ से कब नहीं हुई। माजी में ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लें आप, PMLN का ये हमेशा से रहा है कि जब भी आपको ये लगे कि आपकी मर्जी के मुताबिक या आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले नहीं आ रहे, तभी से एक बाकायदा मुहिम का, एक कैंपेन का आगाज हमेशा से कर दिया जाता था। अभी बात हारून साहब ने जो सवाल भी किया था, इरशाद साहब बड़ा अच्छा उसका जवाब भी दे रहे थे। मुझे हारून साहब की ही एक बात याद आ गई, पिछली ट्रांसमिशन में हम साथ थे तो हारून साहब आपको याद होगा आपने इमाम शाफी का एक फरमान जो है, कॉल जो है बताया था कि वो कहते हैं कि जी मैं ये तो यकीन कर सकता हूँ कि इसने शराब पी हो और इसको नशा ना हुआ हो, लेकिन ये यकीन नहीं कर सकता कि इक़्तिदार मिला हो और नशा ना हुआ हो। तो ये जो आप बात कर रहे थे एग्जैक्टली यही हुआ है कि मौलाना साहब से जब से वो कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप गई तो आप देखें क्या हाल हुआ। PMLN और पीपल्स पार्टी अगेन ऑब्वियसली जो एक जमात, एक बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी पीपल्स पार्टी जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंध की हद तक महदूद होकर रह गई। फिर पंजाब में भी जिस तरीके से अभी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को शिकस्त हुई है, 15 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जाना इस चीज का मुंह बोलता सबूत है कि इमरान खान का जो बयानिया है वो अवाम में मकबूल हुआ है। अब ये जो आपका सवाल है कि अदलिया को मुतनाज़ा, ये तो सर्वत चलता रहेगा। इसका आगाज परसों से ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए कर दिया गया था और अभी यही कोशिश की जाएगी। जैसे आप देख लें जुडिशल कू जैसे ट्वीट आ रहे हैं, फिर वो नवाज शरीफ का भी एक ट्वीट आया कि मुल्क को तमाशा बनाकर रख दिया है, इन तीनों जजेस साहिबान को सलाम है। तो अब इन जजेस के खिलाफ बाकायदा आपको पूरी कैंपेन नजर आएगी। लेकिन देखिए अब आज जो फैसला है वाकई तौर पर एक तारीखी फैसला है, वो इस तरीके से कि यहाँ पर कोई आइन के इंटरप्रिटेशन का सवाल नहीं था। 63A पे खुद ही सुप्रीम कोर्ट जो है ऑलरेडी उसकी तशरीह कर चुका है। सवाल सिर्फ ये था कि दोस्त मजारी ने उसकी इंटरप्रिटेशन सही समझी या नहीं समझी, वो आज आपके सामने आ गया। तो अब इस पे ये वावेला करना, और ये वही आप उस दिन के बयानात देखिए जब ये कहा जाता था ज़िमनी इलेक्शन हारने के बाद कि हम खुले दिल से तस्लीम करते हैं अपनी शिकस्त, तो आखिर ऐसा क्या हुआ, किसने कान में ऐसी फूंक मारी कि फिर फौरी तौर पे आपने वो 10 वोट जो है रिजेक्ट भी करवा दिए। दोस्त मजारी का किरदार तो एक छोटे से मोहरे का किरदार है ना। गेम्स तो जहां बन रही हैं वो तो ऑलरेडी उनको जो लिखा हुआ दिया गया था वो उन्होंने पढ़कर सुना दिया, वही आकर बोल दिया। अब पूरी अदालत के अंदर समाज चलती रही, कहीं पर आपको नजर आए दोस्त मजारी, उनको बुलाया भी गया, वो गायब हो गए। अब असल चीज ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब के बाद स्ट्रेटजी क्या होती है, परवेज इलाही साहब का क्या किरदार होता है, क्या आया वो वही करते हैं जिसकी ख्वाहिश का इजहार इमरान खान साहब ने किया था कि परवेज इलाही साहब ने उसका जवाब भी दिया था कि खान साहब कहेंगे तो मैं 2 सेकंड में असम्बली तोड़ दूंगा। तो क्या असम्बली तहलील करने की तरफ जाते हैं KPK की भी और पंजाब की भी? असल मामला जो है वो मैच जो पड़ेगा वो इंतखाबात पे पड़ेगा, क्योंकि देखें इन्होंने EVM जो है वो खत्म कर दिया है, जो इस्लाहात थी वो सारी खत्म कर दी हैं। अब उनको एक इलेक्शन एक तर्ज का सूट करता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तर्ज का सूट करता है। आप खुद अगर देख लें, पतन की जो रिपोर्ट आई है वो कहते हैं कि EVM की वजह से 80% धांधली जो है वो रोकी जा सकती है। अब अगर ये लोग बैठ भी जाते हैं, एक टेबल पर आ भी जाते हैं, तो उसके आगे के वे फॉरवर्ड जो है वो क्या होगा
इलेक्शंस पर किस तरीके से एतमाद बहाल होगा, किस तरीके से हारने वाली जमात जो है वो बजाय इसके कि धांधली का शोर मचाए आराम से नताइज कबूल करके बैठ जाएगी। क्योंकि अगर देखें यही होता रहा कि हर हारने वाली जमात सड़कों पर आ जाए, धांधली का शोर मचाए, तो फिर तो मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। फिर तो ये जो हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं इसका तो फिर कोई हल ही नहीं है, इसकी तो कोई हद ही नहीं है। गवर्नर पंजाब ने आगे इनकार कर दिया। अरुण साहब, अच्छा, ये खबर ये है अपना डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। डॉक्टर साहब, गवर्नर पंजाब ने हेल्प लेने से इनकार कर दिया। आपके ख्याल में सदर साहब को आप भी जानते हैं, हम भी काफी अरसे से जानते हैं, तो वो अब पहुंच चुके होंगे लाहौर हेल्प लेने के लिए और ये स्मूथली हो जाएगा? जी देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट का इसका पहले ही अंदाजा था, इसलिए उन्होंने अपने फैसले में ही ये लिख दिया था कि अगर गवर्नर हेल्प ना लें तो फिर हेल्प प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ले सकते हैं। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ये मुझे नहीं पता इस इन्फॉर्मेशन में। वैसे मैं यहाँ एक क्राउड के साथ हूँ, प्रेसिडेंसी के करीब ही हूँ, लेकिन ये मुझे पता नहीं है क्या प्रेसिडेंट जो है वो लाहौर पहुंच चुके हैं या क्या होगा, ये मुझे नहीं पता। आपकी इजाजत से एक मुख्तसर सी बात मैं करना चाहता हूँ। जितना मैं आरिफ अलवी साहब को जानता हूँ, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो पहुँच चुके होंगे लाहौर। वो एक सेहतमंद मुतहर्रक आदमी हैं और वो अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए हमेशा मुस्तैद रहते हैं। तो मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, ज़ाहिर है इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचने में कुछ वक्त तो लगता है, ईवान सदर से एयरपोर्ट पहुंचने में भी वक्त लगता है, फिर एयरपोर्ट से गवर्नर हाउस पहुंचने में वक्त लगता है, थोड़ी सी ताख़ीर हो सकती है। लेकिन ये फरमाइए डॉक्टर साहब कि आप इलेक्शन में फोर्सी कर रहे हैं जल्दी, और अगर जल्दी इलेक्शन होते हैं तो नतीजा क्या होगा? देखिए, इलेक्शन तो डेफिनेटली होंगे इसी साल। अब क्या वो अक्टूबर के आखिर में होंगे या नवंबर के शुरू में होंगे, लेकिन इलेक्शन होंगे इसी साल। बिकॉज अब इलेक्शन का रास्ता जो है वो कोई रोक नहीं सकता। जितना जोर लगाया गया पाकिस्तान में, बहुत जुल्म किया गया, बड़ी फस्तायत देखी हमने अप्रैल के बाद से, वो सब चीजें जो है वो दम तोड़ गई हैं। इन आखिर में सिस्टम ने यही रियलाइज किया है कि इसकी कोई डायरेक्शन बन नहीं रही है और सिस्टम को वो डायरेक्शन देनी पड़ेगी जो कि अवाम ने इख्तियार कर ली है। अब उस इलेक्शन में क्या होगा, ज़ाहिर है इलेक्शन के अपने एक डायनामिक्स होंगे, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब के अंदर, कराची के अंदर इमरान खान की पार्टी जो है वो खासी बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। कितनी बेहतर करेगी, ज़ाहिर डायनामिक्स अपने अपने होते हैं, किस तरह की, वो तो अलग इशू है। मुझे लगता यह है कि इस दफ़ा तहरीक इंसाफ सिंध के अंदर, अंदरूनी सिंध के अंदर भी खड़ा करने की अपने आप को कोशिश करेगी। और अगर इमरान खान साहब समझदार हों तो उनको चाहिए कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मकबरे पे जाएं, वहां पर जहां मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो दफन है, और वहां जाकर वो अपनी रिस्पेक्ट्स जो हैं वो ऑफर करें और यूं अपनी सिंध में अपनी कैंपेन का तहरीक इंसाफ को आगाज करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इस दफा सिंध से भी तहरीक इंसाफ सीटें निकाल सकेगी, और यही वो वजह है कि जरदारी साहब एक खौफ के आलम में हमें नजर आए हैं गुज़िश्ता चंद दिनों में, बिकॉज उनको इसका एहसास हो गया था कि जो माहौल बन रहा है इसमें अब सिंध का जो किला है वो महफूज नहीं रहेगा। हालांकि सब पॉलिटिकल एनालिस्ट समझते हैं। सही जी इरशाद साहब बात करना चाह रहे हैं? इरशाद साहब आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। इरशाद साहब, ये वैसे यानी आप चूँकि तवील अरसे से हैं जर्नलिज्म में और आपने सारे नशीब अफराज देखे हैं 77 से लेके आज तक, 77 की तहरीक, तो ये सिंध में आप समझते हैं कि कुछ इलेक्टेबल्स आ जाएंगे पीटीआई के साथ? देखिए, इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ की तरह अंदरूनी सिंध को इग्नोर किया है, नजरअंदाज किया है। वजह क्या थी, मैं आज तक हैरान कि उन्होंने क्यों ऐसा किया और ये क्यों ऐसा करते रहे 3.5 साल, 5 साल। क्या आपका ख्याल है कि नौजवान जो पूरे मुल्क में मुतहर्रिक हैं, तो पंजाब में हैं, KPK सिंध में नहीं होंगे? क्या वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं है और जो इंटरनेशनल जो रुझानात हैं उनको पता नहीं है? किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। अगर ये वहां जाते हैं तो जाहिर बात है जिस धड़ेबंदी पंजाब में है उसी तरह की धड़ेबंदी सिंध के अंदर मौजूद है। एक तरफ अगर एक खानदान पीपल्स पार्टी के साथ है तो दूसरे को आसरा चाहिए। जिस दौर में मियां नवाज शरीफ साहब ने आसरा दिया था तो वहां से काफी सीटें निकाल ली थी, उन्होंने सिंध से भी, कराची से भी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसके बाद वो नजरअंदाज करके इमरान खान अगर वहां जाते हैं, वहां वक्त देते हैं तो वहां से भी उनको अच्छा खासा वोट मिलेगा और वहां से उम्मीदवार भी उनको मिल जाएंगे। लेकिन क्या ये जो फिजादा साहब जो बात कर रहे हैं, क्या जरदारी साहब या भुट्टो खानदान या जरदारी खानदान ये अफोर्ड करता है कि वो इमरान खान को भुट्टो की कब्र पर जाने दें या बेनजीर की
मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह की बात करने देंगे। इमरान खान साहब को अवाम से डायरेक्ट रब्ता करना चाहिए, किसी इलेक्टेबल की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने वहाँ भी मुताबिक कर लिया तो इलेक्टेबल खुद उनसे रब्ता करेंगे। ठीक है, ठीक है। सादिया साहिबा, सिंध के हवाले से जिस तरह से शाह साहब ने गुफ्तगू की, डॉक्टर साहब ने भी बात की, इमरान खान साहब की सपोर्ट तो हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, पंजाब के अंदर भी है, सिंध के अंदर भी अगर वो अपनी जान लगा देते हैं तो सिंध के अंदर से भी मार्जिन निकल सकता है। बलूचिस्तान का मामला अलग है। तो क्या असम्बलियों को तहलील करने की तरफ बढ़ना चाहिए? और कुछ कानूनी माहिरीन की राय है और इखलाकी तौर पर कहा जा रहा है कि अब सिर्फ वफाक के अंदर रह गए शहबाज शरीफ साहब, उन्हें इखलाकी तौर पर अब मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, नए इलेक्शन की तरफ जानी चाहिए अब सूरत हाल। ठीक है सरबत, जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ, उस वक्त इनके सबके बयानात ये थे कि हमने तो सिर्फ जी इमरान खान को निकालना है, उसके बाद फौरी तौर पे हमने इलेक्शंस की तरफ जाना है। सारे PMLN के लोगों के बयानात जो है वो ऑन रिकॉर्ड हैं, ये सब फौरी इंतखाबात की तरफ जाना चाहते थे। लेकिन इक़्तिदार मिल गया तो फिर किसका दिल चाहता है छोड़ने का? फिर कहा कि चलें जी मामला चल रहे हैं, चलाते हैं। और फिर ये बयान आया कि आईनी मुद्दत ये असम्बली जो है वो पूरी करेगी। तो आईनी, अब जो भी हुआ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के पीछे जिस तरीके का भी वो मिस एडवेंचर हुआ, वो गलत टाइमिंग थी, जो कुछ भी था वो तो एक तरफ, फौरी इलेक्शन में नहीं गए, इन्होंने अपना नुकसान किया। लेकिन अल्लाह ताला किसी से राजी होता है ना, तो एक जरूर काम आपके साथ होता है कि आपको अकल दे देता है, और अगर आपसे नाराज होना तो अकल छीन ली जाती है। इन्होंने अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ा मारा है, तो वहां उस वक्त जवाब मौजूद था। फिर उसके बाद ये ज़िमनी इंतखाब के बाद इखलाकी तौर पर तो उसी वक्त छोड़ देना चाहिए था, खुद ही इलेक्शन कॉल करने की तरफ चले जाते। लेकिन इखलाकियात की बात पाकिस्तान की सियासत में बड़ी थोड़ी दूर ही नजर आती है। लेकिन अभी जो है मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग करेंगे, लेकिन होना यही चाहिए कि इनको फौरी इलेक्शंस में जाना चाहिए। देखिए, इनके जहन में अब पंजाब में 20 सीटों पे आप हार जाते हैं, आप 15 जो मेजॉरिटी है PTI ले जाती है, आपने अपनी शिकस्त वहां पर तस्लीम की, आपने कहा हम खुले दिल से तस्लीम करते हैं, तो आपको तो ये समझ अब आ गई है कि आपका बयानिया पंजाब में नहीं चल रहा। आप जो इमरान खान पे इल्जाम लगाते थे, महंगाई का बुरा हाल कर दिया, मुल्क का सत्यानाश कर दिया, आपको समझ आ गई है कि जी आपने उससे ज्यादा बदतर हालात कर दिए हैं। तो अब ये लोग फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना नहीं चाहेंगे, ये मैं जरूर कह सकती हूँ कि जाना नहीं चाहेंगे। इनकी ख्वाहिश ये नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है कि हमारे साथ पंजाब में ये सलूक हुआ है तो बाकी जगहों पर क्या सलूक होगा। हाँ, अब अगर कोई चीज है तो इमरान खान साहब की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, अब ऐसे वक्त में जब उनकी मकबूलियत का ग्राफ बहुत ऊपर जा चुका है तो PTI को सूट करता है। लेकिन अगेन मैं क्योंकि इस पे सर्टेनिटी के साथ कोई बात इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मेरे सामने असद उमर का एक बयान मौजूद है जिसमें असद उमर ने कहा था कि पंजाब हमारे पास आ गया, अगर वजीर आला परवेज इलाही बन गए तो पंजाब असम्बली अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। तो इसके पीछे वो क्या सोच रहे हैं? आईनी मुद्दत वाकई पूरी करेगी। ऑब्वियसली फाइनल डिसीजन जो है इमरान खान साहब ने लेना है। तो परवेज इलाही साहब भी कहते हैं कि जी वो तैयार बैठे हैं असम्बली तोड़ने के लिए। तो फौरी इलेक्शन में जाना सूट तो करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, लेकिन क्या इस पे भी पार्टी के अंदर दो राय मौजूद है, ये देखने की बात है। एक चीज सरवत मुझे कहने की इजाजत दीजिएगा, अभी हम बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब को कैसे लोगों को साथ रखना चाहिए, कैसे अपनी कैंपेन चलानी चाहिए। एक चीज तो इस जो कुछ भी हुआ है अभी इसमें साबित हो गई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सियासत खत्म हुई हो या ना खत्म हुई हो, ये जो लोटे हैं वो तमाम लोग जिन पे हमेशा से मेरा एतराज रहा है कि क्योंकि आप इलेक्टेबल हैं, आप भारी भरकम वोट लेकर आ सकते हैं, आजाद जीत के आते हैं, फिर देखा जी कौन सी जमात बैठी हुई है हुकूमत में, उनके साथ मिल जाओ, जो हुकूमत में आता है उनके साथ आप शामिल हो जाते हैं। उनकी सियासत जो है अलबत्ता जरूर खत्म होनी चाहिए। इमरान खान साहब को इस वक्त अब जब भी इलेक्शन में जाएं ऐसे लोगों को टिकट दें जो उनके साथ लॉयल हो, जो उनके वफादार हो, जो उनके साथ आगे जाके बेवफाई ना करें, चंद सिक्कों के एवज ना बिके, या सिर्फ इस ख्वाहिश पे या इस वादे पे ना बिके कि जी अगले इलेक्शन में किसी और पार्टी ने उनको टिकट देने का वादा कर दिया है। तो वो इलेक्टेबल्स की सियासत जो है वो इमरान खान साहब को चाहिए कि वो खत्म करें, क्योंकि उनका मकबूलियत का ग्राफ बहुत ऊपर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वैसे ही वोट पड़ेगा, इन लोटों के चक्कर में और इलेक्टेबल्स के चक्कर में ना आए तो इनका फायदा होगा। सही है, ठीक है। आईनी मुद्दत पूरी करने के हवाले से जो नुक्ता सादिया साहिबा ने सामने रखा है उनसा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है वज़ीर आला पंजाब के हवाले से। दूसरा, बलूचिस्तान और सिंध के हवाले से क्या स्ट्रेटेजी होगी जिसके हवाले से हमारे तमाम नहीं, वो मेरा ये ख्याल है, देखिए अभी मेरा ख्याल है चंद घंटों में फैसला नहीं हो सकता।
चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये चाहेंगे, और मेरा ख्याल ये साजगार भी है कि कुछ थोड़ा सा वक्त ज़रूर उन्हें मिल जाए, और वो शिकस्त रेख्त हो सकती है नून लीग में। आप देख रहे हैं क्योंकि सब लोग टेलीविज़न से पिछले 2 घंटे से हम देख रहे हैं डिप्रेशन में हैं, और वो ये जानते हैं कि शिकस्त बहरहाल उन्हें होगी। सवाल सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब को जो वो क्लेम कर रहे हैं उनके बाद लोग 2/3 मेजॉरिटी मिलती है, ये नहीं मिलती, लेकिन अक्सरियत तो उन्हें मिल ही जाएगी। तो मैंने तो बहुत पहले अर्ज करना शुरू किया था कि इनिशिएटिव अब इमरान खान के हाथ में, वो हुकूमत में है या नहीं है, ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, और PTI ही मुस्तकबिल की पार्टी है काफ़ी तवील अरसे के लिए। बाकी सिंध में मेरी ज़ाती राय ज़रा मुख्तलिफ है, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्टेबल्स ही आ जाएंगे, और इतना बहुत वक्त नहीं, उन्हें जाना चाहिए। मैं शाहिद आरिफ साहब से एग्री करता हूँ, इंटीरियर सिंध में जाना चाहिए, कम से कम 2, 3, 4 दिन निकालने चाहिए, लोगों से मुलाकातें करनी चाहिए, और वो इलेक्टेबल है। बलूचिस्तान हमेशा मरकज़ के साथ जाता है, जैसे कश्मीर जाता है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि इंडिविजुअल्स हैं। और कराची के बल्दियाती इलेक्शन में मेरा ख्याल है कि इसके बहुत गहरे असरात मुरत्तब होंगे। वो अब इस पोजीशन में आ गई है PTI, अगर वहाँ कैंपेन ठीक चलाए, बदनज़मी का मुजाहरा न करे, वहाँ ग्रुपिंग पे किसी कदर काबू पा लें और उम्मीदवार का ऐलान कर दें, तो कराची के बल्दियाती इलेक्शन में भी ज़रा बेहतर नतीजा निकल जाए। मैं नहीं कह सकता, मुझे कराची जाने का मौका नहीं मिला कितनी सीटें ले सकते हैं, लेकिन बहरहाल बेहतर नतीजा निकल सकता है। वो पार्टनर ज़रूर हो सकते हैं अगर तनहा नहीं जीत सकते, तो बहुत बड़ी तब्दीली आनी शुरू हो जाएंगी। लोग छोड़ देंगे बाद दूसरी पार्टी को। पीपल्स पार्टी को तो पहले ही वोट नहीं है, नून लीग को कुछ लोग मेरा अंदाजा है कि छोड़ेंगे, और PTI में कुछ और अहम लोग शामिल होते जाएंगे। सही, ठीक है। अब हारून साहब एक और कानूनी नुक्ता है, वो आर्टिकल 191 के हवाले से, 191 के हवाले से। फरतुल्लाह बाबर साहब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात जो हैं उसको महदूद किया जाए। क्या कानून में ऐसी गुंजाइश मौजूद है कि आला अदलिया के इख्तियारात महदूद कर दिए जाए? मुझे तो हैरत है, लोगों ने उसको पढ़ा ही नहीं और फौरन उस पर गुफ्तगू करने लगे कि अच्छा हुकूमत ये कर सकती है, हुकूमत ये कर सकती है, फिर ये होगा, फिर ये। वो तो 191 तो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट वजह करेगी ज़ाब्ते उसके, और जो कर लें, फ़र्ज कीजिए अब तो अव्वल इस पोजीशन में रहे नहीं, अगर कर लें तो कोई अदालत में चला जाएगा, अदालत उस फैसले को मनसूख कर देगी। आइन की तशरीह करना तो अदालत का काम है, पार्लियामेंट का काम तो नहीं है। जो कोई आइन के बुनियादी ढांचे से जो कानून मुस्तसादम होगा वो तो कायम ही नहीं रह सकता, और अभी तो वो बेचारे इस पोजीशन में नहीं है। मेरा ख्याल शाहिद आरिफ साहब से पूछ लें आप मुमकिन इम्प्लिकेशंस पे। ठीक है जी शाह साहब, इसी नुक्ते को लेकर आपकी तरफ आऊंगी। असल में ये जो फरतुल्लाह बाबर साहब ने की है ना ट्वीट, वो कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो 191 है इसको पढ़ें और उस पर गौर करें और अदालत के इख्तियारात महदूद करने के लिए कानून साजी करें जी। अदालत को जो इख्तियार दिया गया है कि वो खुद कानून साजी करेगी, अपने रूल रेगुलेशन खुद बनाएगी, इसको महदूद करें। जब बाकी इदारे खुद नहीं बना सकते, पार्लियामेंट ने बनाने होते हैं, तो अदालत से भी इख्तियार वापस लिया जाए। और शायद वो इससे भी आगे जाना चाहते हैं कि ये जो रिव्यू का इख्तियार है अदालत का, वो इसको भी महदूद करना चाहते हैं। मेरी आज बात हो रही थी, राना तनवीर साहब जो वजीर तालीम है मेरे प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने भी यही कहा कि जी अब हमें सोचना पड़ेगा, आईनी तरामीम करनी पड़ेगी कि हम जो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का जो दायरा इख्तियार है या उसका एक मुतलकुल अनानी है, उसको महदूद किया जा रहा है, तो हमें इस हवाले से कोई ना कोई कुछ सोचना पड़ेगा। ये जो पहले बात हो रही थी जनरल इलेक्शन के हवाले से, सूबों के इलेक्शन का मामला ये है, ये इस वक्त अगर तो मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश तो हो सकती है कि इलेक्शन जनरल हों, लेकिन जरदारी साहब इसमें बहुत बड़ी रुकावट होंगे, इसलिए कि वो सिंध में फौरी इलेक्शन हरगिज नहीं चाहते। और अगर सिंध में इलेक्शन नहीं होते तो फिर पंजाब में और सूबा सरहद में क्यों कराएंगे इमरान खान साहब, वो गलती करेंगे। इलेक्शन की तरफ जब हम जाते हैं अक्टूबर में, तो मेरे ख्याल शायद इमरान खान को भी ये सूट करेगा कि सूबों में सूरत हाल यही रहे और मरकजी इलेक्शन फिलहाल करा दिए जाएं। उसमें जाहिर बात है इमरान खान के लिए बहुत सारे मौके हैं, और मरकजी हुकूमत वो बना लें, उसके बाद वक्त आने पर वो सूबों में भी करा दें, क्योंकि फिर उसके बाद मुमकिन नहीं होगा जरदारी साहब के लिए रजिस्ट करना। इस वक्त मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब हरगिज नहीं चाहेंगे कि मरकज और सूबों में बैक वक्त इंतखाबात हो सके, और 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास ये हक है कि वो अपने सूबे में खुद फैसला करेंगे कब इंतखाबात कराने। ठीक है, ठीक है। हारून साहब, आपसे मैं सादिक साहब की तरफ जाती हूँ, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं। हाउस ऑफ शरीफ, हारून साहब, इरशाद साहब ने मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये जुमला
मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश दोनों भाइयों की ख्वाहिश है या सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है? नहीं, वो दोनों के नुक्ता नज़र में तो फ़र्क बिल्कुल ही वाज़ेह था, उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना चाहते थे, अपना मफाहमत से इक़्तिदार हासिल करने के हक़ में थे शहबाज शरीफ साहब, और उनकी बात मान ली गई। जरदारी साहब भी उसके हक़ में थे, और शहबाज शरीफ के और उनके नुक्ता नज़र में तो हमेशा फ़र्क रहा है। लेकिन अब चीज़ें शहबाज शरीफ के हाथ से निकल जाएंगी, इसलिए कि बहरहाल वो तो कोई परफॉर्मेंस नहीं, उनको पता ये चला कि वो तो सूबे में भी उनका एक भरम ही था, कोई बर वक्त फैसला वो नहीं कर सके। और अब जो फैसला उन्होंने किया एसेट्स का, वो तो बड़ा हैरत अंगेज़ है। भाई एसेट्स बेच दें, और उसमें इतला ये हैं 20% शेयर वैसे बेचे जाएंगे कि भाई वो अमारात में कुछ लोगों से बात हो रही है कि जो उसकी करंट प्राइस है, पहले तो ये अजीबोगरीब बात है कि उसकी करंट प्राइस क्या है, इसका तयन कौन करेगा? ना अदालत पूछ सकती है, ना FIA पूछ सकती है, ना नैब पूछ सकती है, ये कानून बना दिया। उससे 10% कम पे ले लें, 10% कम पे नहीं होगा, वो तो ज़ाया करने वाली बात है, मेरा ख्याल रुक जाएगा। अच्छा, वो शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है, हमजा शहबाज की उससे भी बदतर रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि इनका रोल है, जैसे जो चौधरी शुजात का रोल वहाँ ख़त्म हो गया, तकरीबन न होने के बराबर रह गया, अल्लाह ये कि मुफाहमत कर लें, जो आसान नहीं होगा, जो उनका मिजाज है उनके साहबजादों का ख़ास तौर पे। तो यहाँ भी इनका रोल उतना तो नहीं डैमेज हुआ है, लेकिन कम हो गया। ऐसा फैसला कभी हुआ ही नहीं है कि अभी चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ से निकल जाएं, इसलिए कि कोई दलील वो दे ही नहीं सके। बहुत ज़रा अपने दफातर खाली कर दें और अभी हल्फ होगा, और जो गवर्नर साहब नहीं लेंगे, जैसा कि अदालत ने ठीक अंदाज़ा लगाया था, तो सदर साहब हल्फ ले लें। और मेरी मालूमात ये हैं कि बतौर चीफ मिनिस्टर के काम शुरू कर दिया है चौधरी परवेज़ इलाही ने। और लोगों को अंदाज़ा नहीं है चौधरी परवेज़ इलाही के क्यूमन का, उनमें असल में वो अवामल नहीं है उनकी शख्सियत में जो किसी को बहुत मकबूल बना सकते हैं, करिश्मेटिक वो नहीं है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को जैसा परवेज़ इलाही समझते हैं, बहुत कम लोग समझते हैं। एक उनमें ये सलाहियत है कि वो सिविल सर्विस को मोटिवेट करके काम ले सकते हैं, बजाय इसके कि दबाव डालें, खौफजदा करें, जो शहबाज शरीफ साहब का तरीका था। और वो उसके नतीजे में ये है कि सिविल सर्वेंट से तो मेरी बात हुई, कई दिन से बात हो रही, कई अहम सरकारी अफसरों से बात हुई, उन्होंने कहा भाई हम तो नमाज शुक्राने के नवाफिल पढ़ेंगे, खुदा का शुक्र है कोई मेरिट पे कोई लोगों को अहलियत की बुनियाद पे मिल जाएंगे, मुनासिब मिल जाएंगे, और काम करने के मौके होंगे, और कुछ आज़ादी होगी, तो सिविल सर्विस साथ चली जाएगी। ये बहुत तेज़ी के साथ सफीना डूबेगा हुकूमती इत्तेहाद का, इसलिए कि ये तो इत्तेहाद की कोई फितरी बुनियाद तो नहीं थी, कोई उनके यानी वहदत फ़िक्र तो उनमें पैदा ही नहीं हो सकती थी, इसका सवाल ही नहीं था। वो तो एक ठीक का इरशाद है, खौफ से की बना पर बना हुआ इत्तेहाद, खौफ का फैक्टर ज़्यादा था। और मतलब ये कि ज़ाहिर है हुकूमत में आप हों तो फ़वायद भी उठा सकते हैं, लेकिन ये कि लोगों का मूड ही इतना ज़्यादा बदल गया है, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। ये हुकूमत की वो उस तरह की तब्दीली नहीं है जो 88 से लेकर अब तक होती रही हैं, बीच में एक मार्शल आ गया। ये एक ऐसी तब्दीली है, एक ऐसा पॉपुलर लीडर लगता है, बज़ाहिर सारे अवामल ये आ रहा है, तो मुझे तो इसमें कोई यानी ताज्जुब नहीं होगा अगर 2/3 मेजॉरिटी भी ले लें, और इस सूरत हाल में वो बड़े फैसले कर सकेंगे। अमेरिका ने वैसे इशारा दे दिया है, चीनी ज़ाहिर है, खुद चीनी भी इशारा दे चुके हैं। चीनी ज़रा बहुत हल्का सा लतीफ़ सा इशारा देते हैं कि वो अपना जो अमेरिका की गोद में चले जाना है। आपको याद है वो वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का कि वह इलाके के ममालिक एहतियात करें और किसी कैम्प में न चले जाएं और अपने आप को उनके रहमो कर, ये उसका मफ़हूम था, अल्फाज ये नहीं थे। तो मेरा ये ख्याल है कि एक नए अहद का आगाज़ आज से हो चुका है, और ज़माने का तरीक़ यही है, लोगों का मिजाज यही होता है कि जो आने वाला है अगर वो मकबूल भी हो और उससे कुछ उम्मीदें भी वाबस्ता की जा सकें। सही, ठीक है। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगी, इमरान खान साहब की मकबूलियत के हवाले से जो ग्राफ सामने आ रहे हैं, सर्वे सामने आ रहे हैं, हालिया फैसले हैं, या अवाम के अंदर उनकी जो मोहब्बत है वो हम सब लोगों के सामने है। कहा जा रहा है इस फैसले के बाद नून लीग और इत्तेहादी मुज़ाहमत की कोई तहरीक भी शुरू कर सकते हैं, मुमकिन है अभी से उन्होंने शुरू कर दी हुई हो। आप समझते हैं अवाम इतनी ज़्यादा अभी नून लीग या इत्तेहादियों के साथ है कि कोई भी तहरीक शुरू की जा सके और वो अपने उरूज पर भी पहुंच सके? डी चौक का हाल भी बता दें थोड़ा सा। देखिए, मूवमेंट कोई चल नहीं पाएगी PMLN की, क्योंकि अभी भी हमने देखा कि बावजूद उसके कि पंजाब में उनकी हुकूमत थी और ये जो इलेक्शन था ज़मीनी इंतखाबात का, इसमें उन्होंने बहुत जोर लगाया, लेकिन वो लोगों को निकालने में कोई बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके। हालांकि उनकी जो सबसे मुतहरक शख्सियत थी, जो सबसे अहम शख्सियत है इस वक्त नून की पाकिस्तान के अंदर, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने हर जगह खुद से लीड करनी चाहिए, लेकिन वो लीड कर नहीं चाहिए। उसकी वजह कि उनके पास इस वक्त कोई बयानिया नहीं था।
और वो अब क्या इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक बयानिया बना पाएंगे? मेरी सेंस ये है कि इस स्टेज पे नहीं बना पाएंगे। अब तो इमरान खान की हुकूमत ही बनेगी जो खासी पॉपुलर हुकूमत होगी, 2/3 हो या हैवी सिंपल मेजोरिटी हो। इमरान खान की हुकूमत के सामने इस किस्म के चैलेंजेस होंगे कि अगर नून अपने पत्ते ठीक खेले और वो समझ सके उनके मसाइल को, तो फिर शायद वो कोई अपना बयानिया 1-1.5 साल के बाद जब इमरान खान की हुकूमत को हो गए होंगे 18 महीने, फिर वो अपना बयानिया सीधा कर सकेंगे। लेकिन गुज़िश्ता चंद माह में नून ने अपनी टॉप लीडरशिप को कुर्बान कर दिया। उनकी बहुत ही इंटेलिजेंट लीडरशिप थी, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, खुर्रम दस्तगीर हैं, बहुत से और लोग हैं। उनको इतना गलत इस्तेमाल किया गया, उनको इतनी जज्बाती किस्म की स्टेटमेंट्स उनके मुंह में डाल दी गई। अब से थोड़ी देर पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक टेलीविजन चैनल पर बैठे फरमा रहे थे कि मैं जहाँ खड़ा हूँ आपको यहाँ का सीन बताता चला जाऊँ कि यहाँ शुरशरिया लोग जो हैं वो चला रहे हैं कि मेरे पास कैमरा होता तो मैं आपको दिखाता है कि बहुत ही खूबसूरत समा है इस वक्त। आई विश दिखा सकता कि यहाँ पर कितना एक जश्न का समा है और इसमें कितने ज्यादा शहरी जो है वो शामिल हैं। एनडी चौक के ऊपर ट्रैफिक भी चल रही है, दरमियान में लोग भी हैं, गाड़ियों से उतर के लोग जो है डांस कर रहे हैं। तो बहरहाल पॉइंट ये है कि इस वक्त नून का कोई बयानिया चल नहीं पाएगा। इसका अब वो मोमेंट रहा नहीं है बयानिया का चला सकने वाला नून का। ठीक है हारून साहब, मेरे पास सिर्फ 19 सेकंड्स हैं और मैंने सहाफ़ियों से मुतालिक आपसे एक लाजमी सवाल पूछना है। ऐसी सूरत हाल में सहाफ़ियों का रवैया और जो उनका झुकाव होता है उसके बारे में सवाल होना ज़रूरी होता है। कहाँ है झुकाव, कहाँ पे सहाफ़ी क्या कर रहे हैं? वो सहाफ़ी को माशरे से अलग नहीं है। वो जो अपना इमरान खान के किरदार कुशी की मुहिम हो रही थी, वैसे तो अब कोई बचा ही नहीं जिसकी किरदार कुशी की मुहिम ना हो। तो वो मेरा ख्याल है कि जो दबाव था वो उस तरह शदीद नहीं रहेगा, इसलिए कि सहाफ़ती अदारे बहरहाल कारोबारी अदारे भी होते हैं, उन्हें महफूज रखना होता है। और जिन लोगों ने हमायत की है उनकी, जिन ग्रुप्स ने डिटरमिनेडली, किसने ज़्यादातर ज़ाती वजूह की बिना पे ही है, तो वो डैमेज हुए हैं अदारे, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बुरी तरह कम हुई है। और मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो अवामी एहसासात के समंदर में ज़िंदा रहता है और अवामी जज्बात से अगर बिल्कुल लाताल्लुक़ हो जाए। पहले एक मुकाबले की फ़िज़ा थी, अब मुकाबला नहीं रहा है आज के बाद। और आज के बाद इमरान खान का गलबा हो गया है पाकिस्तानी सियासत पे। अलबत्ता मैं डॉक्टर साहब से एग्री करता हूँ कि जैसे ही वो कोई ब्लंडर करेंगे, कुछ वक्त गुजर जाएगा, कोई गलतियाँ करेंगे, अब इन्हिसार इमरान खान को अब इमरान खान ही तबाह कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हारून साहब। आपका भी शुक्रिया, मेरे तीनों मेहमानों का, सादिया अफजाल साहिबा का, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहिबा का, इरशाद साहब का और इरशाद अहमद आरिफ साहब। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।